रोमन एम्पायर पहले एक रिपब्लिक था, यानी वहाँ पे चुने हुए ऑफिशियल्स जैसे कॉन्सल्स और सेनेट का राज था। पर फिर भी अपने आसपास के एरिया में उनका प्रभाव इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि रोमन आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। किसी भी देश या किसी भी राज्य की आर्मी की सक्सेस के पीछे एक सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम जो आपको अपने दुश्मन की आर्मी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन ला के दे। जैसे आपके दुश्मन की आर्मी में कितने सिपाही हैं, उन लोगों का मोराल कैसा है, क्या उनमें आपस में मतभेद है, क्या वो अपने कमांडर से बहुत डिसइल्यूजन्ड है, उनका कमांडर कौन है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, ये सब कुछ आपको इंटेलिजेंस से मिल सकता है। और इन सारी जानकारियों को इस्तेमाल करके ही एक योग्य कमांडर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। परंतु शुरुआत में रोमन आर्मी के कमांडर्स इंटेलिजेंस से ज्यादा डिवाइन सिग्नल्स पे भरोसा करते थे, यानी ऐसे सिग्नल्स जिनको वो मानते थे कि भगवान दे रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोमन कमांडर्स पता कैसे लगाते थे कि डिवाइन सिग्नल क्या है, और डिवाइन सिग्नल मिल गया तो उसको इंटरप्रेट कैसे करते थे, और क्या सारे रोमन कमांडर्स ऐसे ही थे जो इंटेलिजेंस से ज्यादा डिवाइन सिग्नल्स पे भरोसा करते थे। कहानी शुरू होती है रोमन रिपब्लिक से। मिलिट्री कैंपेन्स पे रोमन रिपब्लिक की आर्मी अपने साथ कुछ जानवर लेके चलते थे, और उन जानवरों की अलग अलग गतिविधियों को देख के वो आइडिया लगाते थे कि भगवान का सिग्नल क्या है। कुछ ऐसे प्रीस्ट होते थे उनकी आर्मी में जिनको वो ऑगर्स कहते थे, और उनका काम ही यही था कि जानवरों को खाने के टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे और उनकी एक्टिविटीज से कमांडर्स को बताएंगे कि हमारा जो आगे का सिग्नल है वो पॉजिटिव है कि नहीं, हमको अटैक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑगर्स की इतनी इंपॉर्टेंस थी कि अगर किसी लड़ाई के पहले एक ऑगर ने कह दिया कि सिग्नल ठीक नहीं है, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर जनरल आगे बढ़ा और अगर वो हार गया तो सारा ब्लेम जनरल पे जाता था। उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में, उसके टेम्परामेंट के बारे में कोई बात नहीं करता था। सारी प्रॉब्लम ये होती थी कि इसने ऑगर के सिग्नल को इग्नोर कैसे कर दिया। ऐसा एक बार हुआ था 249 बीसी में, जब एक रोमन कमांडर क्लॉडियस पुल्चर ने सिसिली के पास एक नेवल बैटल की तैयारी की। अब लड़ाई के पहले वो जिस जहाज पे थे उनके साथ कुछ मुर्गे भी थे, तो इन मुर्गों को इन्होंने अपने पिंजरों से बाहर निकाला और देखा कि ये बिहेव कैसे कर रहे हैं। जब इन मुर्गों के सामने खाना रखा गया तो उन्होंने नहीं खाया। इसके बाद जब उन मुर्गों के सामने पानी रखा गया तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया। ये एक और बैड ओमन था। इस बात से रोमन कमांडर इतने परेशान हुए कि उन्होंने इन मुर्गों को उठा के शिप से बाहर फेंकवा दिया, और फिर लड़ाई हुई, और इस लड़ाई में रोमन्स की हार हुई थी। और सारा जो ब्लेम है वो इस बात पे डाल दिया गया कि इन्होंने सिग्नल्स को इग्नोर क्यों किया था। रोम के जनरल्स शुरुआती सालों में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने से ज्यादा इन डिवाइन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करने पे भरोसा रखते थे। इसीलिए किसी भी कैंपेन के पहले वो इस बात पे फोकस ही नहीं करते थे कि दुश्मनों के खिलाफ हमको इंटेलिजेंस इकट्ठा करनी है। अब क्योंकि रोमन आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए इटली के आसपास जितने भी राज्य थे उन पे तो ये लोग सफल हो गए। समस्या तब खड़ी हुई जब एक दूसरे राज्य कार्थेज के मिलिट्री जनरल हैनिबल बारका के साथ इनका सामना हुआ। हैनिबल ने साल 218 बीसी में कुछ ऐसा करके दिखाया जो इसके पहले कभी नहीं किया गया था। उसने रोमन्स के घर पे हमला किया। हैनिबल जब सिर्फ 9 साल का था तब से ही वो अपनी आर्मी के साथ किसी न किसी तरीके से रहता था, और जब वो बड़े होकर उसी आर्मी का कमांडर इन चीफ बना तो उसने इस बात को एहसास किया कि कितना ज़रूरी होता है अपने फौजियों के मोराल को जानना, कि फौजी के मन में क्या चल रहा है लड़ाई के पहले। और इसीलिए वो इस बात पे बहुत ध्यान देता था कि अपने फौजियों का मोराल ऊपर रखना है और सामने वाले जो फौजी हैं उनके मोराल पे अटैक करना है। इसी वजह से बहुत बार जब वो मिलिट्री कैंपेन्स पे जाता था तो शाम के समय भेष बदल के अपने सोल्जर्स के बीच में वो घूमता था, ताकि वो जान सके कि उसके बारे में उसके सोल्जर्स क्या कह रहे हैं, उनके सोल्जर्स में आपस में कैसा भाव है, कैसा उनमें मोराल है। हैनिबल रोमन कमांडर से एक और बात में अलग था, वो ये था कि वो डिवाइन सिग्नल से ज़्यादा इन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे भरोसा करता था। इसका एक किस्सा बताया जाता है कि एक बार लड़ाई से पहले हैनिबल को उनके एक साथी ने कहा कि हमको एक जानवर की बलि देख के देखना चाहिए कि यहाँ पे सिग्नल क्या आता है। उस जानवर की बलि दी गई और सिग्नल को जब इंटरप्रेट किया गया तो उसमें यह पता चला कि हमको ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तब हैनिबल ने बहुत गुस्से में अपने साथी से कहा था कि तुम एक मरे हुए जानवर के शरीर पर भरोसा करोगे या मेरे जैसे एक एक्सपीरियंस कमांडर के ऊपर, और उस लड़ाई में उसकी जीत हुई थी। हैनिबल इंटेलिजेंस गैदरिंग पे बहुत भरोसा करता था, इसीलिए जब 218 बीसी में उसने ये फैसला किया कि रोमन्स के घर पे हमला करेगा, उसके पहले ही उसने रोमन मिलिट्री कैंप्स में और रोम के अंदर भी अपने जासूस छोड़ के रखे थे, जिससे उसको लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रही कि इनकी क्या प्लानिंग चल रही है। और इस बात से पता चलता है कि हैनिबल के जासूस इतने अच्छे थे कि जब वो पूरे एल्प्स के माउंटेन को क्रॉस करके रोमन्स के घर पे पहुंच गया तब तक भी रोमन्स को पता नहीं चला था। और दूसरी तरफ इससे यह भी पता चलता है कि रोमन्स की अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम इतना खराब था कि वो माउंटेन के थ्रू क्रॉस करके आ रहा था पर उनको हवा भी नहीं लगी। हैनिबल ने रोमन्स को 217 बीसी में बैटल ऑफ ट्राइसिमीन में हराया था, और उसके अगले ही साल 216 बीसी में बैटल ऑफ कैने में भी हराया था। ये रोमन्स के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और बहुत बदनामी वाली बात थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि रोम में ऐसा एक भी कमांडर नहीं था जो हैनिबल से टक्कर लेके उसको बैटल फील्ड पे हरा पाए। हैनिबल की आर्मी लगातार रोम के आसपास मंडरा रही थी और रोमन्स को यह डर था कि अगर इस व्यक्ति को हमने यहाँ से नहीं निकाला तो हम बच नहीं पाएंगे। फिर 200
305 बीसी में रोम की फसल खराब हो गई और उसी साल वहां पे मीटियोर के शावर्स हुए। इसको फिर से रोमन्स ने एक खराब ओमेन की तरह इंटरप्रेट किया कि भगवान का सिग्नल यहाँ पे ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए और हैनिबल को रोम से दूर भेजने के लिए रोम के प्रीस्ट ने एक बार फिर से एक नया सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि रोम का एक एलाय है किंगडम ऑफ पेरगमम, वहां से एक ब्लैक मीटेराइट उठा के लाया जाए, उसको रोम के अंदर लाया जाए, उसकी पूजा की जाए और उसी के बाद हैनिबल यहां से निकल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साल 204 बीसी के अप्रैल के महीने में एक मीटेराइट को रोम के अंदर बहुत धूमधाम से लाया गया, बहुत सेलिब्रेशंस हुई। इस एक्शन से डायरेक्टली तो कुछ नहीं हुआ, पर 204 बीसी में ही रोमन्स ने एक नए कमांडर को अपॉइंट किया हैनिबल से टकराने के लिए। इस कमांडर का नाम था पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो। अब इस कमांडर ने डायरेक्टली हैनिबल को एंगेज नहीं किया, उसने हैनिबल के घर पे हमला करने का फैसला किया। और जब स्किपियो ने यह हमला किया तो हैनिबल को रोम को छोड़ के वापस अपने किंगडम की तरफ भागना पड़ा। और इस चीज को एक बार फिर से रोमन्स ने ऐसे देखा कि डिवाइन सिग्नल ठीक था, इसीलिए यहाँ से हैनिबल भागा है। तो इस तरह से आप देखिए किसी ना किसी तरह से रोमन्स हमेशा ये मानना चाह रहे थे कि जो भी चीजें हो रही हैं वो डिवाइन सिग्नल से जुड़ी हुई हैं। पर सच बात ये थी कि स्किपियो बाकी रोमन कमांडर्स की तरह नहीं था, वो डिवाइन सिग्नल से ज्यादा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के ऊपर भरोसा करता था। स्किपियो ने हैनिबल के खिलाफ ये कैंपेन शुरू करने से पहले ही कुछ जासूस छोड़ के रखे थे और उन जासूसों के थ्रू उसको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि हैनिबल के घर पे अभी सिचुएशन क्या है। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। स्किपियो इस बात को जानता था कि कार्थेज की आर्मी की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी कैवलरी, और ये कैवलरी उनको ज्यादातर मिलती है अपने एक एलाय से जिनका नाम था न्यूमिडियंस। इस बात को जानते हुए स्किपियो ने एक चाल चली। उसने अपने कुछ मंत्रियों को न्यूमिडियंस के पास इस प्रस्ताव से भेजा कि हम आपके साथ संधि करना चाहते हैं, और उन मंत्रियों के साथ उसने कुछ गुलामों को भेजा। परंतु ये जो गुलाम थे वो एक्चुअली गुलाम नहीं थे, वो फौजी थे जो जासूस का काम कर रहे थे स्किपियो के लिए, और वो न्यूमिडियंस के कैंप पे जाके देख रहे थे कि इनके बीच में कैसा मोराल है और इनकी क्या सिचुएशन है, और कॉन्स्टेंटली सारी इन्फॉर्मेशन वो स्किपियो को दे रहे थे। न्यूमिडियंस ने इन स्लेव्स को देखा, फिर भी वो बिल्कुल हैरान नहीं हुए, सस्पिशियस नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि रोमन आर्मी जब भी मार्च करती है तो उनके साथ स्लेव्स रहते हैं, तो अगर इन मैसेंजर्स के साथ भी स्लेव्स आए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। स्किपियो ने अपने जासूसों को, अपने कुछ फौजियों को ऑर्डर दिया कि जाके रात के टाइम न्यूमिडियंस के कैंप में आग लगा दो। अब जब ये आग लगी और कार्थेज के फौजियों ने देखा कि उनके साथियों के कैंप में आग लगी हुई है, तो बिना कोई वेपन्स उठाए वो लोग डायरेक्टली उनकी हेल्प करने के लिए भागे और वहां पे उनको एम्बुश किया फिर स्किपियो की फोर्सेस ने, और इस तरह से स्किपियो ने चालाकी लगा के कार्थेज की आर्मी को हरा दिया। तो अगर ओवरऑल आउटकम देखा जाए तो स्किपियो की जीत तो हुई, पर उसने जिस तरीके से जीत हासिल की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं चालाकी करके या बिलो द बेल्ट हमला करके, इस बात को रोमन्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया। और जीत मिलने के बाद भी लोग उसको कह रहे थे कि एबल कमांडर नहीं है क्योंकि इसने चालाकी से उनको हराया है। पर रोमन कमांडर्स की आप बात करें तो उनकी पूरी हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन कमांडर माना जाता है गायस जूलियस सीजर को। ये एक बेहतरीन मिलिट्री कमांडर होने के साथ साथ एक बहुत ही होनहार पॉलिटिशियन भी थे, और इनके पास रोमन आर्मी का फुल सपोर्ट था। इसीलिए 59 बीसी में ये रोम के कॉन्सल बने और 11 साल के बाद रोम के डिक्टेटर। जूलियस सीजर भी डिवाइन सिग्नल से ज्यादा दुश्मन के खिलाफ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पे ज्यादा भरोसा करते थे। ऐसा माना जाता है कि पूरी रोम की हिस्ट्री में ये पहले कमांडर थे जिन्होंने अपने कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोडेड लैंग्वेज यानी साइफर्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन साइफर बनाया था। ये काम ऐसा करता था कि अगर आपको कोई वर्ड लिखना है, उस वर्ड में जितने अक्षर हैं उसका जो पहला अक्षर है उसकी जगह पे वो उस अक्षर के तीसरे आगे पोजीशन पे जो अक्षर है उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इस सब्स्टिट्यूशन साइफर को यूज करके अगर आपको यस वर्ड लिखना है YES, तो उसकी जगह पे आप लिखोगे BHV। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बहुत ही बेसिक चीज लगती है, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वर्बल रीजनिंग के एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे होते हैं जहाँ पे एक अक्षर लिखा रहता है, उसका कोड लिखा रहता है, फिर अगला अक्षर लिखा रहता है और बताया जाता है कि इसका आप कोड क्या बनाओगे, और वही सब्स्टिट्यूशन साइफर यूज होता है। पर ये हम बात कर रहे हैं आज से 2000 साल पहले की, और उस जमाने के लिए सब्स्टिट्यूशन साइफर बहुत बड़ी बात थी, और सिर्फ रोम के इस कमांडर जूलियस सीजर ने इसको यूज किया था। सीजर ने अपनी किताब डे बेलो गैलिको में सब्स्टिट्यूशन साइफर्स की बहुत डिटेल में बात की है, और उन्होंने ये भी बताया है कि वो अपने दुश्मन के खिलाफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए 3 कैटेगरीज में जासूस को बांटते थे। पहली कैटेगरी थी रिकॉनेसेंस ट्रूप्स की, जिनको वो कहते थे प्रोकर्सटोरस। ये वो ट्रूप्स थे जब रोमन आर्मी मार्च करती थी तो उनसे थोड़ा सा आगे चल के वहां क्या सिचुएशन है उसकी सारी जानकारी सीजर को देते थे। नेक्स्ट कैटेगरी थी एक्सप्लोराटोरस। ये लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस करते थे, यानी जहां पे रोमन आर्मी मार्च कर रही है उससे कोई बहुत दूर डिस्टेंस पे वहां क्या सिचुएशन है उसकी इंफॉर्मेशन सीजर को देते थे। और तीसरी कैटेगरी थी स्पेक्युलाटोरस।
ये वो ट्रूप्स थे जो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर रह के जासूसी करके सारी इंफॉर्मेशन सीजर को लाके देते थे। सीजर दुश्मन के फौजियों को कैप्चर करके उनको इंटरोगेट करते थे और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलती थी उस पर भी एक्शन लेते थे। इसका एक बहुत फेमस किस्सा है 58 BC में, जब वो एक जर्मनिक रूलर एरियोविस्टस के ऊपर हमला करने जा रहे थे, तो हमले के पहले उन्होंने दुश्मन के कैंप में से कुछ सोल्जर्स को कैप्चर किया और उनको बहुत इंटरोगेट किया। इस इंटरोगेशन के दौरान सीजर को पता चला कि एनिमी फोर्स ये मानती है कि अगर अमावस्या के पहले कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी हुई तो वो लोग हार जाएंगे। इसी वजह से सीजर ने फिर ये डिसाइड किया कि वो कुछ भी करके अपना हमला इस अमावस्या के पहले ही करेंगे, ताकि जो एनिमी सोल्जर्स हैं उनका मोराल एकदम से गिर जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सीजर ने अमावस्या के पहले हमला किया और एनिमी सोल्जर्स का मोराल बहुत डाउन था और वहां पे उनकी हार हुई। अच्छा, यहाँ पे एक बात क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने अमावस्या के पहले हमला किया इसीलिए वो जीते। ये सिर्फ उनकी जीत का एक फैक्टर था। ये भी बात थी कि उनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी थी, उनके ट्रूप ज़्यादा डिसिप्लिन थे। इन सारे फैक्टर्स ने मिला के सीजर को जितवाया था। कमाल की बात तो यह है कि सीजर चाहे पर्सनली इन डिवाइन सिग्नल्स को ना माने, फिर भी उनकी आर्मी में ऐसे प्रीस्ट थे जो लड़ाई के पहले बलि देते थे और उसको फिर इंटरप्रेट करते थे। और सीजर इस बात को जानते थे कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो अपनी जनता का सपोर्ट जरूर चाहिए। इसीलिए सीजर को 63 BC में रोमन रिपब्लिक के हाई प्रीस्ट यानी पॉन्टिफे मैक्सिमस के पद पे चुना गया। ये रोमन रिपब्लिक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत रिलीजियस पोजीशन थी और इस पोजीशन पे बैठ के सीजर ने अपने सामने हजारों जानवरों की बलि चढ़ते हुए देखा था, जबकि वो खुद पर्सनली बहुत इसमें बिलीव नहीं करते थे। परंतु सीजर की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि चाहे वो पर्सनली इसमें बहुत बिलीव ना करें, पर लोग ऐसा मानते थे कि सीजर की मौत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने इन सिग्नल्स पे भरोसा नहीं किया। हुआ ऐसा था कि 44 BC में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई थी और हत्या के कुछ समय पहले सीजर को बताया गया था कि आपकी जान को खतरा है। अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो एक भविष्यवाणी उनके लिए की गई थी कि आईडीज ऑफ मार्च यानी 15 मार्च के पहले तक आपकी जान को बहुत खतरा है, स्पेशली 15 मार्च को। तो फिर सीजर ने इस बात को ऑब्वियसली इग्नोर किया। फिर फाइनली जब 15 मार्च आया और जूलियस सीजर ने अपने एक साथी को कहा, देखो कहा गया था कि मेरे को 15 मार्च को खतरा होगा बट मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तो उसके साथी ने कहा था कि 15 मार्च अभी आया है, अभी गया नहीं है। और फिर उसी दिन दोपहर में उनके ही साथियों ने पब्लिक में उनके ऊपर हमला करके उनको मार दिया। इस बात को रोमन्स ने सीधा इस बात से कनेक्ट किया कि सीजर ने इस भविष्यवाणी को सीरियसली नहीं लिया, इसलिए उनके साथ ये हुआ। पर रियलिटी ये थी कि सीजर के आसपास के जो लोग थे वो अब उनसे जलने लगे थे, क्योंकि सीजर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनके जो सबसे लॉयल दोस्त थे उनको भी ऐसा लग रहा था कि सीजर को इतनी पावर नहीं मिलनी चाहिए। आप इमेजिन करके देखिए कि रोमन रिपब्लिक अगर किसी को डिक्टेटर बनाते थे तो सिर्फ 6 महीने के लिए बनाते थे, पर सीजर को डिक्टेटर बनाया गया था 10 सालों के लिए और उसके बाद उनको लाइफ टाइम का डिक्टेटर बना दिया गया था, जिसकी वजह से सीजर की ताकत बेशुमार हो गई थी। और रोमन रिपब्लिक के टॉप ऑफिशियल्स को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि इस व्यक्ति के पास इतनी ताकत है। उनका यह मानना था कि चाहे सीजर कितने भी अच्छे जनरल हो, कितने भी अच्छे स्टेट्समैन हो और कितने भी अच्छे कमांडर हो, पर फिर भी एक इंसान के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा रिपब्लिक जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। उनका यही मानना था कि हमेशा सेनेट और लोगों का राज होना चाहिए, डिक्टेटरशिप कभी नहीं आनी चाहिए। रोमन हिस्ट्री के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की है। उन सारे वीडियोस की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।